आवाज दो, आवाज दो, एडवोकेट आरिफ साहब जिंदाबाद, एडवोकेट आरिफ साहब जिंदाबाद, एडवोकेट आरिफ साहब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। यहाँ से शुरू करूं तो कल सुबह हो जाएगी, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। मैं कहता हूं जनाब, मैं किसी पर कोई जाती तंज नहीं कसना चाहता, ना किसी कैंडिडेट पर, ना ही किसी फर्द पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस नौजवान को एतमाद अपना वोट दोगे तो मैं इंशाल्लाह ये आपसे ये वादा करता हूं कि आपका वोट जाया नहीं जाएगा। आपकी हर जगह दिन व रात आपकी नुमाइंदगी, आपकी पैरवाई आरिफ साहब से बढ़कर और कोई नहीं कर सकता। हमारे इलाके में आज बाबा गुलाम बादशाह यूनिवर्सिटी की वजह से आज जो हमारी सड़क बनी है, उसके अलावा आज तक जो डेवलपमेंट के काम थे, वो एक बैग सीमेंट जो 500 रुपए का आता है वो भी डेवलपमेंट में नहीं लगा। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, पिछले 5 सालों में हमारी वार्ड नंबर 16 से लेकर म्युनिसिपल कौंसिल रजौरी में जितनी भी वार्ड्स हैं, जहां जहां इनका बन लगता था, जो मेजर प्रोजेक्ट जो एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं कर पाया, वो इस नौजवान ने करके दिखाए हैं। ये हमारा जज्बात है, ये हमारा इलेक्शन में आने का मंशूर है। हम इसलिए इलेक्शन में आए हैं कि जो मौजूदा पार्टीज हैं, उन्होंने जिस हिसाब से लीडरशिप को, रजौरी की लीडरशिप को इग्नोर करते हुए एक डमी कैंडिडेट्स को जिस तरीके से मैंडेट दिया है, हम पर थोपी गई है वो लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप को हम कबूल नहीं करते हैं। इसलिए हम हमारा ये सबका जैसे हमारा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपको लगेगा ये हमारी पहली जो है वो पब्लिक मीटिंग है। इंडोर मीटिंग माशाल्लाह हमने बहुत सी की है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, जितना हमने सोचा था उससे भी बढ़ के आया है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं आपको इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद, ये इस स्टेज से मैं ये वादा करता हूं कि आरिफ साहब को अगर हम वोट देकर कामयाब करेंगे, इससे बेहतर नुमाइंदा, इससे बेहतर हमारा रहबर कोई नहीं बन सकता है। इसी पर मैं शुक्रिया करता हुआ जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारे नौजवान, सबको मैं थैंक्स। मेरा मेजर के जरूर सुनेगा। मारो लीडर रहनुमा आरिफ साहब हुनर हार है, रूहानी ताकत मां तलवारी तार है। मारो लीडर रहनुमा आरिफ साहब हुनर हार है, रूहानी ताकत मां तलवारी तार है। मारा लीडर आरिफ साहब की को सपना लगे प्यारी, इना की बुजुर्गां की इन पर शफकत थी पारी। दिल भर का ये दिल भर, दिल भर का ये दिल भर, आरिफ साहब दिलदार है। जालिम का जुल्म की होगा ये बन जाए दीवार, हर मुश्किल माँ बेकस बशर की वास्ते हो जाए तैयार। अब्दुल करीम रहमती के या दुआ या रब, मेरा आरिफ साहब की उम्र दराज कर दे, कैबिनेट मिनिस्ट्री को मकाम कर दे। खजाया तेरा खजाना माँ, किस चीज की कमी है। अब्दुल करीम रहमती के या रब मेरी या आरज़ू ना कबूल कर दे, खाली टोकरी ना फुलाना परी कर दे। मारा लीडर आरिफ साहब हुनर हार है, रूहानी ताकत मां तलवार की तार है। इनके नजर ये चंद शेर के अंदर इलेक्शन के हवाले से बहुत बार बातचीत की, और आज जब यहाँ पे हम इस इलाके में आए हैं तो इसमें हमने आज पहली मर्तबा यहाँ पे हमने छत पे बैठने का फैसला किया कि अब इलेक्शंस बिल्कुल अनकरीब है, और जो जो चीज़ें हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों के साथ मिलकर और उनके मुतालिक बातचीत की है, आज बजाय इस खुले आसमान के नीचे से अपने इलाका का पहा से उसको शुरू करते हैं। और मैं ये समझता हूँ जो जिम्मेवारियाँ इससे पीछे मेरे पास नहीं है, चाहे जब मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता था
یا اس کے بعد میونسپلٹی میں یہاں کے شہریوں کی بات کرتا تھا، اور آج جب اسمبلی کے الیکشن میں ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب مینڈیٹس کے ڈیسیجنز آئے اور لوگوں سے اس کے بعد ہم نے بات چیت کرنا شروع کی، یا لوگوں نے ہمارے ساتھ اس کے حوالے سے بات چیت شروع کرنا کی، تو کچھ لوگ بہت بھاری تعداد میں کسی پارٹی یا کسی مینڈیٹ سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ لوگوں کی رائے کے مطابق یہاں کے مینڈیٹس جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں دیے ہیں، اسی چیز کو یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے کے لیے پوری کانسٹیچوئنسیز کے جہاں ہم جا پائے، ہم نے جا کے لوگوں سے بات کی۔ کچھ ایسے ذمہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس کے متعلق آپ سب لوگوں سے ملیں اور کوئی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ساری کانسٹیچوئنسی کا ماحول اور مزاج ہم نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کو کن کن چیزوں کی پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اسی عرصہ کے اندر یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کے فیصلے کیے، اور جن بھی لوگوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کے فیصلے کیے، بعد ازاں ان کی جو رائے ہے وہ تبدیل ہوتی گئی، اور 9 تاریخ تک کافی سارے لوگوں نے اپنے جو مینڈیٹس ہیں وہ واپس لے لیے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر جو ہمارے لوگ ہیں جو پچھلے 78 سال سے یہ رائے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ترجمانی اس الیکشن میں ضرور ہوگی، اسی طرح سے کئی سارے الیکشنوں کے بعد بھی آج تیسری پیڑھی کے اندر بھی وہ لوگ اسی آس اور امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایسا آدمی ضرور آئے گا، رب کوئی ایسا آدمی ضرور اس ریجن کے اندر اور اس کانسٹیچوئنسی میں پیدا ضرور کرے گا جو تمام ورگ کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے۔ جو زیادتیاں آج تک تمام لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، ان تمام کے حوالے سے کوئی بات کرنے والا ہو۔ اب جب پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کی باری آتی ہے تو ان کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، وہ عوام کے حساب سے نہیں ہوتے، وہ عوام پہ تھوپے گئے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام کے حساب سے فیصلہ کرتی ہے تو بدلاؤ ضروری اور یقینی جو ہے وہ علاقے کے اندر نظر آتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیوں نہ کہ لوگ جو ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے حساب سے فیصلے کروانے کی ضرورت پیدا کریں، اور یہ تبھی ہو پاتا ہے جب الیکشنز کے دنوں میں یہاں کے لوگ اور یہاں کی عوام جو ہے وہ سامنے نکل کے آئے اور یہ ثابت کرے کہ ہمارے مزاج کا اور ہمارے معیار کا جب آدمی نہیں آئے گا، ہماری مرضی کا جب کوئی آدمی نہیں آئے گا، تو ہم پارٹیز کے جو تھوپے ہوئے فیصلے ہیں اس کے خلاف مینڈیٹ یہاں سے دے کے فیصلہ کریں گے۔ الیکشنز کے دنوں میں تمام جماعتوں کے کوئی بھی رہنما ہو، وہ لوگوں سے بڑی محبت والی باتیں کرتا ہے، اور وہ ساری چیزوں کے باتیں کرتے جاتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس خود بھی کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ میرے چھوٹے سے ٹینور کے اندر رجوری کے اندر رجوری کے اندر جو کام ہم نے کیے ہیں، اگر اسی سمت میں کام آگے بڑھتے گئے یا اسی طرز پہ پیچھے کام ہوتے رہتے ہوئے تو آج ایک رجوری نیا رجوری ہوتا۔ اس میں یہ بات صحیح ہے کہ جس معیار کا الیکشن ہمیں لڑا تھا، وہ میرا سکور کارڈ، جو میرا رپورٹ کارڈ ہے، وہ آج پوری رجوری کے سامنے ہے۔ بڑے کم عرصہ کے اندر کورونا بھی تھا، 2 سال کے پلاننگز میں ہمیں کچھ نہیں مل پایا، 3 سال کے اندر جو کام ہم نے کیے ہیں وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ریجن جس کا ذکر ابھی یہاں پہ ہمارے نوجوان بھائی کر رہے تھے کہ جب پولیٹیکل ڈیسیجنز کے بعد الیکشنز میں لوگوں کے اترنے کے بعد یہ ویکیوم ہمیں نظر آیا کہ آخری اس علاقے کی ذمہ داری کون اٹھانے والا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا اور احساس ہوا کہ ہم تمام لوگوں کو بیٹھ کے اس کے بارے میں مشاورت کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ آخر ہمارے علاقے کی نمائندگی کیسے ہوگی۔ آج تک اس علاقے نے ہمیشہ ووٹ ڈالنے والا فیصلہ کیا ہے، اور جب بھی ووٹ ڈالنے کے بعد ہمیں امیدیں ہماری بڑھی کہ ہم نے جس آدمی کو ووٹ ڈالے تھے وہ جیتا ہے، تو ہمیں ایکچولی جو اگر ہم دیکھیں صحیح معنوں میں تو ہمیں کوئی بڑی چیز نہیں ملی۔ میں رات کو اسی علاقے کے ایک علاقے ارتال اور چودھری ناڑ کے اندر تھا،
वहां पे गुफ्तगू के दौरान मैं ये कह रहा था कि जब मैं स्कूल के अंदर यहाँ पे स्कूलिंग के लिए यहाँ पे दरगना आता था कॉलेज के पास, तब भी इसी मयार की यही रोड थी, और आज इतने सालों बाद इस इलाके के अंदर यही एक छोटी सी सड़क है। तो फैसला बड़ा साफ वाज़ेह है कि हम तमाम लोग इलेक्शंस के दिनों में ये हिम्मत दिखाने में हमेशा स्लो हो जाते हैं या लेजीनेस पैदा कर लेते हैं कि हमें खुद को एक मजबूत फैसला करना चाहिए। आखिर आप खुद देखें कि इस इलाके की शनाख्त का वक्त कब आएगा, कितना इंतजार हमें और करना पड़ेगा। मेरा जब म्युनिसिपैलिटी के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने तब भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, तो उसका मसला ये साफ था कि तब भी कोई पार्टी नहीं चाहती थी कि यहाँ के किसी नौजवान को मैंडेट दे के आगे भेजा जाए। उनका उस वक्त भी ये प्लान था, उनकी उस वक्त भी ये कोशिश थी कि हम यहाँ पे अपने हिसाब का निजाम चलाएं। ये तो आप लोगों की मेहरबानी हुई, आपकी फिक्र और सोच जागी कि आपने उनके उस फैसले को मुस्तरद करके एक नया फैसला करके रजौरी के अंदर मुझे काम करने का मौका दे दिया। और मेरे साथियों, आज के इस वक्त में ये अवाम का वक्त है। आपको ये तय करना होगा, आपको ये अपने इलाकों के अंदर इस पे इस्लाह मशवरा करना होगा कि कौन बेहतर हो सकता है और कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ सकता है। यहाँ पे इन दिनों में सब जगहों पे बहुत से रंगारंग पार्टियों के लोग रंगारंग पैसे की ताकत दिखाकर लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए आएंगे। लेकिन आपको पीछे भी नजर दौड़ानी है कि इस 78 साल के सफर में जब भी हुकूमतें बनती रही, जब भी लीडर यहाँ पे आते रहे और जीतने के बाद हमें आज तक उन्होंने दिया क्या है। आज भी अगर किसी इंसान को कोई छोटी सी परेशानी भी अगर पेश आती है तो उसके बाद इस मयार का कोई आदमी नहीं होता कि वो अपने उस चीज को लेकर डीसी तक या यहाँ के किसी ऑफिसर तक अपनी आवाज को बुलंद कर पाए। आज हम यहाँ पे जब बैठे हैं, मैं राजा अकरम खान जी का शुक्रगुजार हूँ और उनके साथ जुड़े तमाम लोगों का कि आपने यहाँ पे हमें बुला के ये हम पे एहसान किया है कि हम सब लोग मिलकर आज एक दूसरे को देख रहे हैं और यहाँ पे कोई फैसला लेने की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मैं ये चाहूंगा कि आपने जो इससे पीछे चीजें भुगती हैं, आने वाले जो हमारी तीसरी या चौथी नस्ल है वो ये चीजें ना भुगते, इसी बेदारी की मुहिम को लेकर मैंने ये फैसला किया था। हमारे इलेक्शन के दिनों में जो हमदर्द लोग निकल के आते हैं, जो हमें बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाने की बात करते हैं, इलेक्शंस के बाद वो जाते कहां हैं, क्यों हमें नजर नहीं आते। आज वो करोड़ों के हिसाब से जो खर्चे कर रहे हैं, ये माल उनका अपना नहीं है, ये आपके हुकूक लुटे हुए हैं जो उन्होंने अपने पास जमा किए हुए और आज आपके बीच में आके और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में आके लोगों को फिर गुमराह करना चाहते हैं ताकि अपनी ताकत के जरिए से तमाम सादा और आम लोगों को हम इकट्ठा करके उनके ऊपर दोबारा राज करने की बात करें। और मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर सियासी तौर पे आगे आने की जरूरत है वो इस पूरे हिद्दा को है कि आपने हमेशा लोगों के पीछे आप चले और लोगों के लिए आपने वोटिंग की, लेकिन आपको मिला क्या। अगर इस वार्ड के अंदर या इस शहर के अंदर जो काम मैंने किए हैं, मैं कई लोगों को पूछता हूं कि जो काम गंडीदार में या इस इलाके के अंदर हमारे वक्त में हुए हैं, आप लोग जरा ये फैसला करें कि आज तक क्यों नहीं हुए। क्योंकि आज तक आपने जो भी फैसले किए हैं, जिनके पीछे भी आप गए हैं, जिनको भी आपने आगे किया है, उन तमाम लोगों ने सिर्फ वोट तक ही आपका जो है वो आपकी दोस्ती और आपके साथ की उनको जरूरत थी। मैं आप में से हूं, मैंने यहां भी यहीं ही रहना है। मैं पूरी रजौरी की तकदीर को एक नई दिशा देने की बात करता हूं। यहाँ पे उन तमाम गरीबों को, उन तमाम ऐसे लोगों को जिनको आज तक पॉलिटिकली यूज तो किया जाता है लेकिन उनके हवाले से कभी कोई बात नहीं की गई। हमारे पास तो बिल्कुल छोटी सी ताकत थी। आज जो यहां से इंसान निकलेगा वो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की सरकार में बैठ के फैसले करवाएगा और सरकार को और इस इलाके को एक नई दिशा देने की बात करेगा, एक नई डायरेक्शन और सिमत में ले जाने की बात करेगा। तो ये फैसला तो आवाम का होना चाहिए कि आपकी मर्जी का आदमी आगे जाए। आज भी बाज़ जगहों पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मैंडेट के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो आगे जो है इस वक्त जो है पैनल में जा रहे हैं।
कारण क्या है? जहां जहां पे भी लोग जागे हुए हैं, जहां जहां पे भी लोग इस चीज का एहसास कर चुके हैं कि हम पिछली जातियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वहां के लोगों ने नए फैसले के लिए सोच लिया है। और अनकरीब उन इलाकों के अंदर, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में नए नए चेहरे आप देखोगे, जो किसी पार्टी से तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्शन जीते होंगे। इलेक्शंस के दिनों में जो आए उसको आप जरूर सुनो, जो भी आपके इलाके के अंदर आए। आप जब सुनोगे नहीं तो आप तय कैसे कर पाओगे कि आपको जाना किधर है? जब तक आप उन लोगों को देखोगे नहीं, आपको पता कैसे लगेगा कि आज के हालात कैसे हैं और ये आदमी क्या उस हालात के लिए अपने आप को दुरुस्त पा रहा है। मैं ये बिल्कुल साफ मानता हूं कि आवाम के जज्बात का एहसास करके इंसान की सारी पॉलिटिक्स उसी के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को चलाना शुरू करो या पार्टीज के नाम पे ही अपनी सियासत को यहाँ पे चलाने की बात करो, तो फिर ये आम आवाम जो है वो इस सारी चीजों से रह जाएगी। हमने अक्सर ये देखा है कि रजौरी के अंदर और खास से इस पूरी सेगमेंट के अंदर मैं जहां पे भी आज जाता हूं, वहां पे अगर पानी की बात करो आज भी नहीं है, वहां पे अगर सड़क की बात करो आज भी नहीं है, वहां पर बिजली की बात करो आज भी नहीं है, स्कूल एजुकेशन की बात करो आज भी वो 47 के वक्त की है, हेल्थ की अगर बात करो आज भी वही हेल्थ एजुकेशन सिस्टम है जो 47 के बाद 60s और 90s में जो है वो तैयार किया गया था। तो अगर तमाम सरकार की चलाई गई स्कीमें जो है वो पब्लिक के लिए आज तक मुकम्मल नहीं हो पाई, तो फिर करवाने वाले कहां गए? जिन लोगों को हमने इंतखाब करके आगे भेजा था, क्यों वो हमारे एजुकेशन के निजाम को आज तक सुधार नहीं पाए? क्यों वो हमारे यहाँ के डेवलपमेंट के निजाम को सुधार नहीं पाए? क्यों आज भी हमें टूटी फूटी और कच्ची सड़कों पे घर तक जाना पड़ता है? क्या वजूहात रही है? ठीक है, 5 साल के अंदर अगर सारा काम नहीं हो सकता, लेकिन 78 साल के अंदर भी अगर सारा काम नहीं हो पाया, तो आखिर कब तक ये सारी चीजें आम और सादे लोगों को मिलेगी? जब तक आवाम इस तरह के फैसलों को अपने हाथों में रखेगी मिलकर, तो फिर काम होंगे और सरकारें भी आपके हिसाब से चलेंगी। अगर आप अपने फैसले सरकार और पार्टियों के हवाले कर दोगे, पॉलिटिकल जमातों के हवाले कर दोगे, तो फिर वो वहां से बैठ के मैनिफेस्टो बनाते हैं दिल्ली से, जिनको ये पता ही नहीं होता कि कपाहा के अंदर बैठा हुआ आदमी, रजौरी के बॉर्डर में बसने वाले आदमी की क्या परेशानियां हैं और वो क्या चाहता है सरकार से, क्या मुद्दे लगाए बैठे हुआ है। आज का नौजवान यहाँ पे देखो, बेरोजगारी से अगर हम के हवाले से अगर हम बात करें, सब जगहों पे अगर आप अपनी नजर दौड़ाओगे नौजवान मिलेंगे, लेकिन रोजगार नहीं है। क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है रोजगार पैदा करने के? इस इलाके के अंदर बेशुमार ऑप्शन हैं। नेचुरल विसाइल्स को चलाने की जरूरत थी, यहाँ पे टूरिज्म लाने की जरूरत थी, इस इलाके के अंदर रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत थी, यहाँ पे एक बेहतर एजुकेशन नेटवर्क बनाने की जरूरत थी, यहाँ पे उसी निजाम से यहाँ पे के नौजवानों को रोजगार मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम लोग ये चीजें सारी टेलीविजन पे तो सुनते हैं, हम ये सारी दूसरे पॉलिटिकल लोगों के पार्टियों के मंशूर में तो सुनते हैं, लेकिन ये चीजें ग्राउंड में नहीं आ पाई आज तक। आपका यहाँ पे मेरे लिए आना और मेरी बातों को सुनना, ये मैं समझता हूं कि मेरी खुशकिस्मती है। जब भी कहीं पे आप बैठते हो, मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूं, जब से मैं स्टूडेंट टाइम से ये पॉलिटिक्स कर रहा हूं, कि आप सिर्फ बैठ के सुनो, उसके बाद आपको फैसला करना है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई आप लोग किसी जगह पे अगर इकट्ठे हुए हो, वहीं पे आप लोगों का वोट जो है वो आपसे कोई छीन लेगा। जो वोट छीनने वाले लोग हैं, उनके ट्रैप जो है वो बिछ चुके हैं, उनके जो जाल हैं वो लग चुके हैं, और उन जालों से आपको बचकर क्या फैसला करना है ये आप तक है। और मैं ये समझता था कि मेरी इस इलाके के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने लोगों के अंदर जाऊं और उन तमाम लोगों को आज के इस वक्त के हवाले से उनके अंदर अवेयरनेस जगाऊं, इस्लाह करके, बातचीत करके, कि आपने पीछे बहुत कुछ खोया है, आगे आपको बड़ी अक्लमंदी से फैसला लेना पड़ेगा। हम सब लोग जो है बहुत होशियार और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मकसद यह है कि पॉलिटिकली हम लोग हमेशा रहम कर देते हैं, चलो इसको नहीं उसको, उसको नहीं उसको। भाई क्यों? आखिर कब तक? कितने वक्त और आएंगे और कितने लोगों सियासी लोगों के चक्रव्यूह में हम फंसेंगे? हमने तो आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा ना, आज तक एमएलए का इलेक्शन इस रीजन ने नहीं लड़ा। आप हड़ताल, चौधरी नाड़, पोहालगा, कितनी 4-5 पंचायतें धनौर की हैं, चौरा की हैं, और इस मेरे जहां पे हम बैठे हैं कपाखा, डनीतार से छुट्टी छपरियां नीचे तक निकल जाओ, नगरोटा, पलमा, सालतर, मेहरा तक निकल जाओ,
किस आदमी ने यहां से आज तक इलेक्शन लड़ा है? अगर नहीं लड़ा तो इलेक्शन लड़ाए तो है ना हमने लोगों को, तो जो चीजें इस इलाके को मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने अक्सर उन इलाकों से लोग चुने हैं जिनको हमारे वोट की जरूरत थी, लेकिन हमारी तमीर और तरक्की की फिक्र उनको कभी हुई नहीं और कभी नहीं हो सकती। आज अगर मंजाकोट के अंदर आप जाओगे, आप अगर आज पिछले इस इलाके बुदन नाला के अंदर आप जाओगे, जहां जहां पे भी लोग लीडर बसते हैं उन्होंने अपने इलाके के अंदर बदलाव लाए हैं। हमारे इलाके से ज्यादा हमारा इलाका जो शहर के बिल्कुल सर पे बसता है, एक किस्म का बिल्कुल शहर का हिस्सा है, आज उसके अंदर भी अगर ताबीर और तरक्की को देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे नौजवानों के पास क्या है? हमारे पास सरकार की चलाई हुई स्कीमें कब पहुंचती हैं? आज तक किस आदमी ने हमें इन तमाम स्कीमों के बारे में जो है अवेयर किया है? ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है कि सरकार के अंदर फीमेल्स के लिए कोई स्कीम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे अनएजुकेटेड जो लोग हैं या अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए सरकार के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। सारी चीजें हैं, लेकिन ये स्कीमें जहां सरकार बनाती है वहां पे हमारे इलाके के लोग जो है वो जाके बैठते जरूर हैं, लेकिन उन स्कीमों का फायदा अपने लोगों तक नहीं ला पाते हैं। आज ये अलग बात है, परेशानियां देखी थी वही परेशानियां हमारी दूसरी पीढ़ी ने भी देखी, और जो दो पीढ़ी ने हमारी परेशानियां देखी थी आज वही तीसरी पीढ़ी भी देख रही है। क्या देके जा रहे हो अपनी चौथी पीढ़ी को? हम अपने आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आज इस मुल्क की हमारी चौथी पीढ़ी है, उसके लिए हम लोगों ने क्या तैयारी की है? क्या हम उनको यही बेयासी देके जा रहे हैं? क्या इसी अरमान से हमने उनको बड़ा करना है कि जैसे हम रह रहे हैं आप वैसे ही रहो, बगैर पानी के रहो, बगैर अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रहो, बगैर एजुकेशन के रहो, बगैर उन तमाम चीजों रोडों सड़कों और यहाँ के निजाम से रहो जो जम्मू के बंदे को तो मिल रही है, जो कश्मीर के बंदे को तो मिल रही है, जो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को तो मिल रही है, लेकिन हम लोगों के मुकद्दरों में क्या वो नहीं है? हमारी किस्मत में वो चीजें क्या नहीं है? ये सब चीजें हम मिला सकते हैं और ला सकते हैं, लेकिन फैसला ये है कि सही फैसला करने की जरूरत है। और फैसला इनफरादी नहीं, इनफरादी फैसले का कोई मतलब नहीं है। अगर आप तमाम लोग एक होकर फैसला करो, तमाम लोगों से मुराद ये है कि सिर्फ किसी एक गांव के नहीं, सिर्फ किसी एक मोहल्ले के नहीं, सिर्फ किसी एक पंचायत के नहीं, आप अगर एक मजमूई इकट्ठा फैसला करो तो जहां पे भी आपको लगे जो बेहतर है उसके साथ इकट्ठे होकर चलना चाहिए। और इकट्ठे होने से मेरी ये मुराद है कि जिन भी लोगों ने इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के मैंडेट लेके जो घूम रहे हैं, मैं इन लोगों को बड़े करीब से जानता हूं। इनके पास आपको लवाने की बातें तो हैं, लेकिन आपके फ्यूचर के हवाले से इनके पास कोई मॉडरेट विजन नहीं है। और जिस मॉडरेट विजन की जरूरत आज की सरजौरी में बात होनी चाहिए थी, आज तक वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। आज भी हम बिजली, पानी, सड़कों और इन तमाम चीजों में उलझे हुए हैं। आज इकोनॉमी बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी कि एक इंसान के ऊपर पर कैपिटा इनकम इस मुल्क की क्या है। जम्मू कश्मीर का बजट जो है उसको अपग्रेड करने की बात होनी चाहिए थी, नए इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम की बात होनी चाहिए थी, बच्चों को पायलट और डॉक्टर बनाने की बात होनी चाहिए थी, हमारे अंदर रिसर्च सेंटर बनाने की बात होनी चाहिए थी। ये चीजें मैं अब जहां पे कर रहा हूं तो ये लगता है कि ऐसे कि जैसे कोई ख्वाब की तरह हूं। यहाँ पे हमारे बच्चे आज इंडस्ट्रीज और इन तमाम नेटवर्क पे काम करने का वक्त होना चाहिए था, लेकिन आज तक हमें चीजें दिखाई तो गई हैं। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिले मेहनत करके वहां तक तो अच्छी बात है, सरकारी नौकरी के अलावा ऑप्शन पैदा करने की यहाँ पे जरूरत थी, और वो ऑप्शन कई मानों में हो सकते थे। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने उन ऑप्शंस की तरफ हमारी यहाँ असेंबली के अंदर तो वो आज भी वही किसी पीटी पुरानी बातों को करता होगा कि ये बरादरी, वो बरादरी, ये मजहब और वो मजहब। यहाँ पे वकार की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे मसाइल की लड़ाई है, अपनी जरूरतें पूरी करने की लड़ाई है। यहाँ पे किसी को ताज पहनाने की बात नहीं है, ये अपने कामों और मुसीबतों को सामने रख कर बात करने की जरूरत है। अगर आप अपने कामों के लिए वोट डालोगे और इकट्ठे होकर डालोगे तो यकीनी तौर पर हम सबको फायदा पहुंचे। मेरी और तेरी का वक्त नहीं है, ये हम सबको मिलकर जागकर होश में आकर वोट देने की बात है। और इन दिनों में आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, मेरे मीडिया के भाई यहाँ पे हैं, जमीनें बचे, आपकी इज्जतें बचे, आपकी जानें बचे, आपके मालो दौलत को कोई आके पॉलिटिकली उसको जेर न कर पाए, इस तरह के फैसले लेने की जरूरत है। मेरे वक्त में मुझे जब जो छोटी सी ताकत मिली आप लोगों की बदौलत,
میں نے کبھی بھی کسی بھی آدمی کو اس علاقے کے اندر کیا پوری رجوری کے اندر کسی ایک فرد کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اس کا. جن لوگوں سے اس سے پہلے مجھے نقصان پہنچے, چاہے وہ میرے ساتھ کوئی کلاس میٹ تھے یا بازار کے لوگ تھے, جب میں اس چیئر پہ بیٹھا تو بہت ساری چیزیں ان کے پاس میرے پاس آنا شروع ہوئی کہ ان کی زمینیں جہاں پہ مکان بنا ہوا وہ سرکاری ہیں, جہاں پہ ان کی شاپنگ دکانیں بنی ہوئی ہیں وہ سرکاری ہیں. لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آج جب میں اس کرسی پہ ہوں, کل میں یہاں نہیں ہوں گا. اگر ان کی زیادتیوں کے حساب سے ہی میں ان کو تنگ کرنا شروع کروں, پھر ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اور میرا جو پوٹینشیل ہے وہ لوگوں کے کام کے لیے لگنا چاہیے, نہ کہ اپنی جو میری ذاتی معاملات ہیں ان دشمنی کو نبھانے میں لگنا چاہیے. ایک آدمی مجھے کوئی بتا دے کہ اس عرصہ 5 سال کے اندر میونسپلٹی چیئرمین رہتے ہوئے میں نے کسی واحد آدمی کا نقصان کیا ہے. میں آج بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کی سوچ ذہن میں لائی نہیں. جب میں کرسی پہ تھا تو وہ کرسی میری ذاتی تھی ہی نہیں, وہ یہاں کے پورے شہریوں کی تھی, وہ آپ کی تھی. اور اس وقت یہ ضروری نہیں تھا کہ میں اپنے معاملات کی لڑائی لڑتا. اگر میں ان میں الجھتا تو میں نے جو چھوٹا موٹا کام کیا وہ نہ کر پاتا. یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ کسی کا کام نہیں ہوا ہوگا, اس کا مجھے آج بھی درد ہے میرے دل کے اندر کہ میں نے اس کا کام کیوں نہیں کیا. اور میں آج بھی وعدہ بند ہوں کہ وہ تمام کام میں انشاءاللہ کروں اگر مجھے رب نے جہاں سے بھی گنجائش دی. لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کی زمینوں کی نقلیں نہیں دیکھی, میں نے کبھی کسی زمین کے بارے میں سٹیٹس نہیں جانا, میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ یہاں پہ کون کس کمیونٹی کس مذہب کا ہے. میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کس طرح سے کسی دوسرے کمزور کو اور کمزور کر کے اس کے حقوق کو سلب کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ بے شمار لوگ ایسے ہیں, بہت شمار ایسے لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ آج لوگوں کا سودا کر رہے ہیں. میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ چل کے لوگوں کے بھلے کی بات ضرور کی ہوگی, لیکن کسی لیڈر کے ساتھ یہ جا کے بات نہیں کی کہ میرے پاس اتنے ووٹ ہیں. میں نے آج بھی اگر کوئی مجھے کو پوچھتا ہے کہ عارف آپ کتنے ووٹ لے سکتے ہو, میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ تو لوگ بتائیں گے کہ ہیں یا نہیں ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس وقت بے شمار لوگ آج جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈروں کے پاس رات کو جاتے ہیں, اور اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے سیاسی بتاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بولتے ہیں میرے پاس 1500 ووٹ ہے, میرے پاس 2000 ووٹ ہے, میرے پاس 500 ووٹ ہے, اور وہاں پہ جا کے ایک لالچ لیتے ہیں, وہاں پہ ان کو دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو اتنا ووٹ دلائیں گے. اس طرح کے جو سیاسی پنڈت ہیں ان کو میں سیاسی تو مانتا نہیں ہوں, جو ووٹوں کے دکاندار بنے ہوئے ہیں, جو ووٹوں کا کاروبار کر رہے ہیں, ان سے اپنے آپ کو خبردار کرو. آپ کے ووٹ کا کوئی احسان 2000 1000 یا 5000 نہیں ہو سکتا, یا ہزاروں میں نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ووٹ ڈال رہے ہو وہ آنے والی نسل کے لیے کیا ماحول دینا چاہتے ہو. کیا آپ ان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ کیا ان کو آپ ایک دوسرے کے خلاف ہندو مسلمان پہ لے آنا چاہتے ہو؟ کیا برادریوں کے نام پہ اس برادری اور اس برادری پہ لے جانا چاہتے ہو, یا تعمیر اور ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ یہ سب فیصلے آپ کو اور ہم کو کرنے ہیں. اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ علاقہ صحیح فیصلہ کرتا یا آج بھی صحیح فیصلہ کرے تو بہت سارے باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں جب کہیں جاتا ہوں مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے لوگ اکٹھے ہیں, تو میں کہتا ہوں جی بالکل اکٹھے تھے تو میں پہلا الیکشن جیتا ہوں. اگر وہ اکٹھے نہ ہوتے میں نہ جیت پاتا, کیونکہ ہماری جو میرے خلاف جو سیاسی سازش کی جاتی ہے, ہمارے خلاف جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے, وہ بتایا جاتا ہے جی آپ کے علاقے کے لوگ ہی تو باہر ہیں, آپ کے گھر کے لوگ ہی تو آگے پیچھے ہیں. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں آپ سے یہ تاکید کروں گا, اپیل کروں گا کہ آپ سارے لوگ ہوشیار رہو. آنے والا وقت بہت اچھا نہیں ہے. آپ کا فیصلہ یہ طے کرے گا کہ آپ آنے والے وقت کو کیسے دیکھنا چاہتے ہو. آرام سے رہنا چاہتے ہو یا ڈر کے سائے میں رہنا چاہتے ہو. لیڈر آپ کے ساتھ میں چلنے والی آواز والا ہونا چاہیے, یا وہ پھر یہاں سے پتہ ہی نہیں کس کو ووٹ ڈالے. ہم نے تو پارٹی کو ڈالے تھے, اور پارٹی کا وہ جو لیڈر پارٹی سے بن کے آتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں جی یہ لوگوں نے تو پارٹی کو ووٹ دیے ہیں, ہمیں تو دیے نہیں, ہے نا. تو میری یہ مراد ہے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, کیونکہ یہاں پہ گرمی بھی ہے اور آپ سارے لوگ بھی یہاں پہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو, میری یہ چوائس ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے کسی بھی میٹنگز کے اندر ہم سب کو مل کر اپنی اپنی بات رکھنی چاہیے, ہے نا, کہ پیچھے ہم نے کیا کیا ہے, آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر اس جو آپ کے جو سوچ اور آپ کی جو آواز ہو اس کو سننے کے بعد پھر انسان کا ایک ذہن بنتا ہے
कि कहाँ कहाँ पे हमारी क्या क्या चीज़ों की निस्बत और ज़रूरत है, हमारे लोगों को चाहिए क्या और देना क्या चाहिए। हमने जो किया वो कोई आसान नहीं है, हमने जो किया वो कोई आसान नहीं है, वो हमारी जिम्मेवारी थी। लेकिन जो हमसे नहीं हो पाया वो हमारी जिम्मेवारी है कि वो कब तक, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। एडवोकेट आरू साहब जिंदाबाद, एडवोकेट आरू साहब और मारो एडवोकेट आरू साहब जिंदाबाद, एडवोकेट आरू साहब जिंदाबाद। और तमाम बिरादरियों के जितने भी हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं, तमाम मज़ाहिब के जितने लोग हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ पे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका ये कीमती वक्त जो आपने मेरे लिए निकाला है ये मुझे याद रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आज ना सही कल सही जहाँ पे भी आपकी कोई परेशानी या आपको कोई मेरी ज़रूरत रहेगी मैं हाजिर रहूँगा। जो पीछे हमने काम किया है वो ज़िंदगी का एक छोटा मोटा मेरा एक्सपीरियंस था। आने वाले वक्त में जो चीज़ें आज इस इलाके की ज़रूरत और तलब है उनके तर्ज पे ही मैं उतरने की कोशिश भी करूँगा। हमारा इलाका बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फैसला अच्छा हो इसकी मैं उम्मीद आप सबसे करूँगा। अच्छे फैसले से मुराद ये है कि जब भी आपका फैसला सामने आए तो ये बावर करवाना चाहिए कि ये कौम जिंदा है और इन्होंने एक अपने होशो हवास में अपने पूरे मामलात और मसाइब के हिसाब से फैसला किया है, और ये फैसला जो है वो दूर तक असर करे। मैं इसी बात के साथ अपनी बात का अख्ताम करूंगा। जो भी कोई शख्स यहाँ पे जिस भी तरह से यहाँ पे पहुंचा है और उसको अगर पहुंचने में या वहाँ से वापस जाने में कोई परेशानी रहेगी तो मैं उसके लिए भी आपसे माजरत हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के अंदर ये बात हमने ऑब्ज़र्व की है कि लोग आज भी उस उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमने आज तक ख्वाहिशात जिनकी करते रहे हैं उनका हल जो है वो आज तक लोगों को नहीं मिला है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी कैंपेन हम सब ने मिलकर इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों के साथ डोर टू डोर की है, उसी का ये नज़ारा है कि आज हम यहाँ पे कपाखा के अंदर यहाँ पे हैं। आपने देखा होगा कि कितनी तादाद में ये सारे लोग हैं। रोज़ लोग रजौरी के अंदर बदलाव चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा नुमाइंदा रजौरी यहाँ पे आगे लाए जो रजौरी के तमाम वर्गों की बात करे, जो रजौरी के अंदर दरपेश तमाम मसाइल की बात करे कि रजौरी के लोगों को आज तक क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए थी, उनका हक था, लेकिन 78 साल बाद भी वो सारी चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं मिल पाई हैं। लोग आज उन तमाम चीज़ों को लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं या नौजवान हैं, जो उम्मीदें उन्होंने आज यहाँ रजौरी के अंदर इस इलेक्शन को लेके पार रखी थी, वो उसमें से कोई भी उम्मीद जो है वो यहाँ पे आज तक की जो कोई भी नुमाइंदगी है उनको दे नहीं पाई है। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हमारी पिछली 3 पीढ़ियों ने भुगती हैं, आने वाली नस्ल वो हमारी जो है जो उन चीज़ों को ना भुगते। जो लूला लंगड़ा निज़ाम आज़ादी के वक्त हमें मिला था, आज भी हम उसी निज़ाम के साथ जी रहे हैं। और लोग किसी भी जमात के साथ इस बार जमात का मोहरा नहीं बनना चाहते, लोग जमात का मोहरा नहीं बनना चाहते, बल्कि यहाँ से पब्लिक जो है वो एक फैसला लेके जमातों को ये बताना चाहती है कि मैंडेट आपके पास नहीं है, मैंडेट अवाम के पास है, और जिसको अवाम आगे करेगी वही यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होगा। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बड़ी मिस हैपनिंग थी कि वो आज तक लोगों के मिजाज को समझ नहीं पाए। हम बहुत देर कर गए ये फैसला लेते वो इसलिए क्योंकि हमें ये लगा कि जनाब यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करेंगी और रजौरी की मजमूई तरक्की के हवाले से बात करेंगी। लेकिन आज आप देख रहे हो कि ये लोग कितने खौफुल हैं कि कोई नया ऐसा फैसला आए ताकि रजौरी के जो छोटे से टेनवर के अंदर हमने जो काम किए थे वो मेरा एक रिपोर्ट कार्ड है जो यहाँ के तमाम लोगों को पसंद है, और वो रिपोर्ट कार्ड आज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और उसकी आवाज़ जगह जगह से जो है वो हाईलाइट हो रही है कि हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे मिसाइल्स के हिसाब से फैसले करे। हमें वो आदमी नहीं चाहिए जो यहाँ से जीते ज़रूर और जाके जमातों और पॉलिटिकल प्रोपोगंडे के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर को यहाँ पे इनलार्ज करे। यही सारी बातों को लेके हम लोगों के बीच में गए हैं और आगे आने वाले दिनों में इस चीज़ को हम और ज़्यादा जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरी ये कोशिश है जो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग एक पेज पर आएँ और जगह जगह जहाँ भी जो पॉलिटिकल लोग आपके पास पहुँच रहे हैं उनको सुने, और सुनने के बाद
اپنے فیوچر کے لیے ایک بہترین فیصلہ کرے، کیونکہ جب تک آپ لوگ سیاسی پارٹیوں کے سلوگنز پہ ہی چلتے رہو گے، آپ رجوری کے حق کے لیے رجوری کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کو دور نہیں کر پاؤ گے۔ آج بھی رجوری اس امید میں کھڑا ہے کہ جو چیزیں سرکار کی طرف سے آج تک یقینی بنائی گئی ہیں وہ ہمارے یہاں کے لاش کھڑے آدمی تک کب پہنچے گی۔ ہم تو تمام طرح کی اسکیموں سے جو ہے وہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ پیچھے اگر ہمیں کسی نے آج تک رکھا ہے تو وہ یہاں سے جو بھی نمائندگی چنی گئی تھی، یہ اس کا فرض بنتا تھا کہ یہاں پہ بھی وہ ساری فیسلٹیز آپ لاؤ جو یہاں کی سرکاریں تو دینا چاہتی تھی، لیکن آج تک کی سرکاروں سے آپ لے نہیں پائے۔